हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है नामकरण ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन का हम नामकरण करना सीखेंगे। इसके लिए हम दो पद्धति का प्रयोग करेंगे। एक होती है हमारी कॉमन नेम सिस्टम, यानी कि सामान्य नाम पद्धति, और दूसरी होती है आईयूपीएसी नेम सिस्टम। ओके, उसके अकॉर्डिंग हम वन बाय वन सारे के सारे एग्जाम्पल्स को हम स्टडी करेंगे, मैक्सिमम जितने हम कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, CH3Cl। CH3Cl, आप एक बार चेक करिए CH3Cl में कौन सा हेलोजन कंपाउंड प्रेजेंट है, कौन सा हेलोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, सॉरी, वो है Cl। और यहाँ पर जो कार्बन चेन है उसमें सिर्फ एक कार्बन है, और एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं ना, मेथेन या मेथ बोलते हैं। तो हम इसके अनुसार हम नाम लिखना सीखेंगे। सिंगल कार्बन है और क्लोरो से जुड़ा हुआ है, तो एल्काइल हैलाइड के हिसाब से इसका नाम हो जाएगा मैथिल क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड मैथिल क्लोराइड। आप देखिए ये एज इट इज़ नेम सारे हैं इसी फॉर्म में हैं, और ये नेम इस फॉर्म में है। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा क्लोरोमेथेन, यानी हेलो एल्केन। क्लोरो क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मिथेन सिंगल कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर CH3CH2Br दो कार्बन प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे एथिल ब्रोमाइड और ब्रोमो एथेन। ओके, नंबर थ्री में थ्री कार्बन और आई है, आई को हम बोलेंगे आयोडाइड, और थ्री कार्बन चेन को बोलेंगे प्रोपिल। और इसी तरह आईयूपीएसी नेम सिस्टम में लिखेंगे आयोडो प्रोपेन, हेलो एल्केन की फॉर्म में आयोडो प्रोपेन। अगली बार हम नंबर चेक करिए, आप नंबर 4 चेक करिए। इसमें देखिए आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये आइसो है। और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा बेटा आइसो ब्यूटिल। और हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन क्लोराइड, वो भी 1 डिग्री है। और 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। क्यों? जब हम इसको नंबरिंग करेंगे, इसको हम संख्या देंगे, तो यहाँ पर चेक करिए, फर्स्ट कार्बन पे Cl अटैच्ड है, फर्स्ट कार्बन पे ये Cl अटैच्ड है, ये सेकंड कार्बन है और थर्ड कार्बन है, तो सेकंड कार्बन पे यहाँ पर मिथाइल भी अटैच्ड है। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल और प्रोपेन। प्रोपेन कैसे, 3 कार्बन की चेन हो जाएगी इसकी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, CH3CH2, CH पे Cl जुड़ा हुआ है और CH3, 4 कार्बन की चेन है। और जो Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। और 2 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। नंबर 6 देखिए आप, CH3 और उस पर जुड़ा हुआ है Cl और फिर CH3, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ है हमारा हेलोजन एटम, तो ये हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, जिसका नाम होगा, अगर हम कार्बन चेन को चूज करते हैं, सपोज हमने ये वाली कार्बन चेन को चूज कर ली, तो 2 पे मेथिल लगा हुआ है, 2 पे Cl लगा हुआ है, तो 2 पे क्लोरो और 2 पे मेथिल और प्रोपेन। सबको समझ आ गया? उसके बाद देखिए आप ये वाला CH3 CH2 Cl और CH3, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और आप यहाँ पर देखिए आइसो ग्रुप प्रेजेंट है ये वाला, तो इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 9। नंबर 9 आप देखिए, ये जो पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है ये है आपका नियो ग्रुप है। जो सेकंड लास्ट कार्बन, जब देखेंगे हम सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, उसको बोलेंगे नियो पेंटिल। 5 कार्बन है टोटल कॉमन नेम सिस्टम में, है ना। कॉमन नेम सिस्टम में सारे कार्बन को चूज करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो क्या हो गया, सॉरी 5, तो ये हो गया नियोपेंटिल क्लोराइड। और जब इसका हम नामकरण करेंगे आईयूपीएसी नेम सिस्टम में, तो अब चेन चूज कर लीजिए, 1 2, सपोज 3 हमने ये चूज कर ली, तो 2 पे भी मेथिल है, 2 पे भी मेथिल है, तो 2 डाई मेथिल। अच्छा, क्लोरो कहाँ है, 1 पे है, तो 1 क्लोरो, और पूरे कितने कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन हो गया। ओके, उसके बाद में CH2Cl चेक करते हैं, हम देखेंगे यहाँ पर Cl जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो sp3 कार्बन है, सॉरी sp2 कार्बन है, और ऐसा जब होता है हम उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन, तो ये वाइनिल क्लोराइड हो गया, और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथीन। यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, ये एथेन नहीं होकर के एथीन होगा, एथीन होगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं CH2Br। यहाँ पर चेक करिए, जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 है, और वो आगे जाकर के डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं, sp2 से जुड़ा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिलिक कार्बन, तो ये हो गया एलिल ब्रोमाइड, और इसको बोलेंगे 3 ब्रोमो प्रोपीन। अब प्रोपीन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इन आएगा यहाँ पर। CH2 जैसे ये हो गया CHH, और यहाँ पर हो गया Cl और Cl, ठीक है, CH2Cl2, इसको हम बोलेंगे मैथिलीन क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो, बिकॉज 2 क्लोरो प्रेजेंट है और एक कार्बन की चेन है, तो मेथेन हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा डाई क्लोरोमेथेन। उसके बाद में CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अच्छा, ये चेक करिएगा, CH2Cl ये इस फॉर्म में है, CH2Cl देन CH2 और Cl, तो 2 कार्बन की चेन है, यानी कि ये तो हो गया एथ हो गया, और 2 क्लोरो है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम सिस्टम, इसका नाम हो जाएगा बेटा इथाइलिन क्लोराइड। ये विसिनल डाइहेलाइड है, मैंने आपको समझाया था। विसिनल डाइहेलाइड क्या हो सकते हैं, जब दो पास पास के कार्बन पे, ये दोनों पास पास के कार्बन है और यहाँ पर दोनों पे हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं अलग अलग, तो इसको बोलते हैं विस डाइहेलाइड ना, विसिनल डाइहेलाइड, तो ये इसका नाम हो गया। अच्छा, फिर इसका नाम क्या, देखिए अब 2 कार्बन चेन और 1 और 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो 1 2 डाई क्लोरो एथेन। अगला चेक करेंगे CH3CH, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, CH3
CH और इसी कार्बन पे Cl और Cl दोनों अटैच्ड हैं। इसको जब ऐसा कभी केस दिखने को मिले कि सिंगल कार्बन पे दोनों हेलोजन एटम होते हैं तो उसको बोलते हैं जेम डाई हेलाइड, यानी जेमिनल डाई हेलाइड। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड या फिर जेम डाई हेलाइड। और एक सिंगल कार्बन पे दोनों क्लोरो अटैच्ड हैं तो 1,1 डाई क्लोरो इथेन इसका नाम हो जाएगा। और अगला जो है बेटा, अगला है आपका, देखिए 3 कार्बन की चेन है, फर्स्ट वाले पे Cl और लास्ट वाले पे Cl है, इसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइलिन क्लोराइड। 3 मिथाइलिन बोल रहे हैं, ट्राई मिथाइलिन क्लोराइड। और ये हो जाएगा आईयूपीएसी में 1 और 3 पे, 3 कार्बन की चेन है मतलब प्रोपेन हो गया, और 1 और 3 पे Cl अटैच है तो 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन। इस तरह से हमने नामकरण सीखा है किसका, हेलो एल्केन का। अब आपके जो अगला टॉपिक है वो है हेलो एरीन का नामकरण। अच्छा, सिखाने में ठीक है बट आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही सिमिलर हो जाएगी, बहुत ही यूज टू हो जाएगी, कोई उसमें समस्याएं नहीं आएगी। हेलो एरीन का नामकरण, जिनको हम एरिल हेलाइड भी कहते हैं, सामान्यतः आईयूपीएसी नाम सामान्य नाम क्या है, एरिल हेलाइड, और आईयूपीएसी नाम है हेलो एरीन। सामान्य पद्धति में ऑर्थो, मेटा तथा पेरा पूर्वलिंग लगाते हैं। आईयूपीएसी में क्रमशः 1 2 1 3 1 4 लगाते हैं। तो ऑर्थो मेटा पेरा कहीं दिख जाए समझ लेना सामान्य नाम है, 1 2 1 3 1 4 ये पोजीशन दिख जाए समझ लेना आईयूपीएसी नेम है। पहला एग्जांपल देखते हैं, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन, और आईयूपीएसी नेम हो गया वही क्लोरोबेंजीन, दोनों नाम सेम है। अच्छा, हम इसको एक नाम से और पुकार सकते हैं, इसको बुला सकते हैं हम फेनिल क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं, फेनिल। ये फेनिल ग्रुप है, इस पर क्लोरीन लगा हुआ है। तो जैसे हम एल्किल एरिल हेलाइड बोल रहे हैं, वैसे एरिल की जगह फेनिल और हेलाइड की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर क्लोराइड। तो ये नाम भी इसका हो सकता है कॉमन नेम, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट अपना नंबर 2, जिसमें बेंजीन रिंग पे 2 ब्रोमो लगे हुए हैं। तो आप देखिए ये दोनों ब्रोमो एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे है। कोई भी बेंजीन रिंग हो और उस बेंजीन रिंग की ये जो पोजीशन है इस पर कोई ग्रुप अटैच्ड है तो उसके बाद उसकी नेक्स्ट पोजीशन है ऑर्थो, ये वाली मेटा और ये वाली पेरा पोजीशन होती है। ऐसे ही ये मेटा है तो ये वाली भी मेटा, और उसके बाद ये वाली जो है उसकी ऑर्थो हो जाएगी और ये वापस पेरा हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभी आप देखिए यहाँ पर, यहाँ बी आर जुड़ा हुआ और यहाँ बी आर जुड़ा हुआ, तो ये दूसरे की क्या पोजीशन हो गई, ये दूसरे की ऑर्थो पोजीशन होगी, तो हम इसको बोलेंगे ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। अच्छा, नंबरिंग सिस्टम में हम ऑर्थो को क्या लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे। 1 2 कैसे लिखेंगे कि ये फर्स्ट पोजीशन दिया तो ये सेकंड नंबर हो गया, तो 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन। इसी तरह ये हो जाएगा आपका मेटा डाइब्रोमो बेंजीन और 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। ये हो जाएगा आमने सामने तो पेरा डाइब्रोमो बेंजीन, और 1 4, ये पोजीशन 1 है और ये 4 है तो 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा यहाँ से। अब ये चेक करिए, इसमें देखिए क्या है, सिम क्यों लिखा हुआ है, सिमेट्रिकल है। आप इसको किसी भी प्लेन से कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सिमेट्रिकली मिलेगा, दोनों तरफ सेम मिलेगा। तो इसको सिम ट्राई ब्रोमो, 3 ब्रोमो है इसलिए ट्राई ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे। और पोजीशन आप चेक करो, नंबर चेक करो तो 1 3 और ये हो जाएगा 5 नंबर, 2 4 और 6, तो 1 3 5 पे ट्राई ब्रोमो बेंजीन है। और नेक्स्ट हमारा टोलुइन वाला एग्जांपल देख लेते हैं। जब बेंजीन रिंग पे CH3 अटैच होता है उसको हम कहते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। इस पे लगा हुआ है Cl तो इसका नाम हो गया, ये पूरा टोलुइन है। इसके पोजीशन ऑर्थो पे लगा हुआ है क्या, क्लोरो, इसको बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। ओके, और ऑर्थो है तो यहाँ पे बोलेंगे 2 पे क्लोरो और टोलुइन, ठीक है। CCH5 जब भी दिख जाए समझना फेनिल है। CCH5 पे CH2 लगा हुआ है वो बेंजिल ग्रुप है। CCH5 पे CH लगा हुआ है वो बेंजल ग्रुप है। और CH के आगे क्या होगा, 2 संयोजकता उसकी खाली है तो वहाँ पर कुछ ग्रुप जुड़ा होगा। और CCH5 पे C है और 3 संयोजकताएं फ्री हैं। फ्री मीन्स उसके पास कुछ अटैच होगा, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई अलग ग्रुप हो सकते हैं, तो उसको हम बेंजो। तो फेनिल, बेंजिल, बेंजल और बेंजो अब याद रखेंगे। ओनली CCH5 है तो फेनिल है, उस पर CH2 है तो बेंजिल है, उससे एक और H कम कर दिया, CH है तो बेंजल है और एक और H कम कर दिया, सिर्फ C है तो बेंजो हो जाएगा। ये नामकरण में आपके काम आएगा। अब हम पढ़ते हैं CX बंध की प्रकृति क्या होती है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका कार्बन और ये आपका हेलोजन बॉन्डेड है। सपोज हमने इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा CH3Cl, क्या लिखा, CH3Cl। ये CH, अब इसमें है क्या एक्चुअल में, ये C और Cl के बीच में बंध बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे CX। अब CX में क्या होता है आप समझिए, कार्बन के कंपैरिजन में X जो एटम है, हेलोजन एटम है, उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक होती है। जिससे यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है, ये जो बंध युग्म है, ये इसकी तरफ क्या करेगा, आकर्षण महसूस करेगा और इसकी तरफ थोड़ा सा खिसक जाएगा, जिसके इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आ जाएगा बेटा आंशिक धनावेश। जब ऐसे किसी बंध के अंदर दो जो परमाणु जुड़े हुए हैं उनके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, ऋणावेश और धनावेश आ जाते हैं, तो हम उससे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुवीय बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय, यानी उसमें ध्रुव क्रिएट हो गए, एक तो हो गया पॉजिटिव ध्रुव, एक हो गया नेगेटिव ध्रुव, उसको हम पोलर बॉन्ड कहते हैं। बट हम जानते हैं यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है, मतलब वो सहसंयोजक बंध है, इसलिए ये बंध किसकी तरह व्यवहार करेगा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की तरह व्यवहार करेगा।
तो इसकी प्रकृति है, इसी प्रकृति के कारण ये सारी केमिकल रिएक्शन देगा। अब हम देखते हैं CX में बंध लंबाई का क्रम। बंध लंबाई का क्रम कैसे, आप समझिए, आपके पास कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। कार्बन तो कॉमन ही रहेगा, कार्बन के साथ ही तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे डिपेंडेड है। बट हमने क्या किया, हमने एक बार हेलोजन लिया फ्लोरीन, एक बार लिया क्लोरीन, एक बार लिया ब्रोमीन और एक बार लिया आयोडीन, ऐसे करके हमने बॉन्ड बना लिए। तो हमको ये चेक करना है इनमें सबसे लंबा बंध कौन सा है, सबसे छोटा बंध कौन सा है, किस बंध की क्या लंबाई है। क्योंकि हेलोजन एटम चेंज करते ही कंपाउंड चेंज हो गया, पर बॉन्ड तो वही है CX बॉन्ड। एक्स की जगह क्या हो सकता है, FCl Br हो सकता है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर आवर्त सारणी के अंदर हम जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, आपको पता होगा कि जो साइज़ है एटम का वो इंक्रीज होता है, जो एटॉमिक साइज़ है, जो परमाणु आकार है वो बड़ा होता है। परमाणु आकार बड़ा होने से आप चेक करिए, सपोज मैं यहाँ पर एक ऐसा एटम बना दिया और दूसरा एटम मैंने बना दिया इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर एक एटम मैंने इतना बड़ा बना दिया, ये कार्बन ही है, और दूसरा एटम मैंने बना दिया इतना बड़ा। आप चेक करके बताओ इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो किसके अंदर ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली इसके अंदर ज़्यादा होगी। इसका मतलब जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है वैसे तो बंध की लंबाई बढ़ती है। तो आप देखिए ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ रहा है, तो इसी प्रकार ऊपर से नीचे आने पर जो बंध बनेंगे वो बंध भी क्या होंगे, उन बंध की लंबाई इंक्रीज होती जाएगी। CF की बंध लंबाई जो है वो 139 पिकोमीटर है, और उसके बाद CCl बढ़ करके 178 हो गया, 193 हो गया, 214 हो गया। जो सबसे बड़ा बंध है वो होगा CI का होगा, जिसकी लंबाई होगी 214 पिकोमीटर। ठीक है, तो बंध जैसे जैसे बंध की लंबाई बढ़ती जाती है, आपको पता होगा उस बंध को तोड़ना आसान हो जाता है। इसका मतलब बंध की जो विदलन की एंथैल्पी यानी बंध की जो ऊर्जा है वो इस मैनर में डिक्रीज होती जाएगी ऊपर से नीचे आने पर। क्योंकि बंध लंबाई का क्रम तो आपके सामने ये बन गया कि आर आई बॉन्ड हैज मैक्सिमम, ये सबसे अधिक है, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl, उसके बाद RF। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिपेंड करता है FCl Br और I की साइज पर। बंध ऊर्जा व्युत्क्रम अनुपाती होती है बंध लंबाई के, तो बंध ऊर्जा का क्रम इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बंध ऊर्जा RF की, सबसे कम बंध लंबाई किसकी थी, RF की, पर सबसे ज़्यादा बंध ऊर्जा किसकी है, RF की। आप ये समझ लीजिएगा चीज़, बंध जितना छोटा होगा उसको तोड़ने में उतनी अधिक ऊर्जा लगेगी, इसलिए RF की जो बंध ऊर्जा है वो मैक्सिमम है और RI की सबसे कम है। यानी कि RI बहुत ही आसानी से, ये RI बंध टूट करके ये I जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में, यानी कि हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में ये निकल जाएगा। ये बंध तोड़ना सबसे इजी है, तो सबसे जल्दी रिएक्शन भी यही करेगा। CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण एल्किल हैलाइड द्विध्रुव आगुण दर्शाते हैं। आपने 11th में पढ़ा ही होगा द्विध्रुव आगुण, जैसे सपोज CX लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताता हूँ ये ऐसे, तो ये जो साइन है ये द्विध्रुव आगुण है। द्विध्रुव आगुण जो होता है वो आवेश इंटू दूरी, आयनों के बीच की दूरी का मैग्नीट्यूड या मल्टी उसका जो रिजल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि द्विध्रुव आगुण जो है उसकी जो इकाई क्या होती है, वो इकाई होती है बेटा डेबाई होती है, और इसको शो करते हैं म्यू से। अब द्विध्रुव आगुण क्योंकि ये ध्रुवीय बंध है इसलिए द्विध्रुव आगुण यहाँ पर रहेगा। तो द्विध्रुव आगुण का क्रम क्या रहेगा आप चेक करेगा, यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा। ये याद रखने वाली चीज़ है कि F ऊपर आ रहा है और Cl नीचे आ रहा है, उसके बाद Br है और उसके बाद I है। ठीक है, पर ये जो CCl बॉन्ड बनेगा ना, इसका द्विध्रुव आगुण इससे भी अधिक होगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया ये, सेकंड पोजीशन पे ये, थर्ड पोजीशन पे ये और फोर्थ पोजीशन पे ये। सबको क्लियर है? अब कैसे वो भी मैं समझा दूंगा आपको। तो यहाँ आप चेक करेंगे जो क्रम है वो CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I है। इस क्रम को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप चेक करिए CF और CCl में दो चीज़ यहाँ पर आपको समझनी होगी। एक चीज़ है इसका ऋणावेश कितना अधिक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इसमें भी इधर जाएंगे। ठीक है, तो द्विध्रुव आगुण जो होता है वो क्या होता है, Q इंटू डी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब आवेश और उसके डिस्टेंस पे। तो आवेश तो चलो इसके अंदर अधिक है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो इस बंध की अधिक है। ये बंध अधिक लंबा है तो ये दूरी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है डिस्टेंस वाला इसके अंदर वो ज़्यादा प्रभावी होकर के, ज़्यादा प्रभावी होने से जो एज रिजल्टेंट निकलेगा, जो उसका जो निष्कर्ष निकलेगा म्यू, जो द्विध्रुव आगुण है वो अधिक हो जाएगा उस दूरी में अधिकता की वजह से। इसलिए CCl में द्विध्रुव आगुण जो है वो अधिक हो जाए। सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है तो ऑब्वियसली CF में अधिक होता है, लेकिन ये चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, दूरी पे भी डिपेंड कर रहा है, तो दोनों ही फैक्टर को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं CH3F का द्विध्रुव आगुण CH3Cl से कम है। क्यों, तो मैंने आपको समझा दिया। CX बंध ध्रुवी है, अतः RX नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। कौन सी अभिक्रिया देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरिल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति, एल्किल हैलाइड के बाद में हम इसको समझ लेते हैं। तो इसमें बात तो वही है, CX बंध जो है वो ध्रुवीय होगा, लेकिन इसके अंदर सक्रियता में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। कैसे हम समझेंगे यहाँ पर आप देखिए Cl बेंजीन, जो सब क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी, वो है बेटा अनुनाद। क्या मिलेगा, अनुनाद मिलेगा। अनुनाद होने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे और अंदर ऐसे क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ये पूरा का पूरा आप अनुनादी संरचना इसकी देख सकते हैं, कैसे नेगेटिव चार्ज अंदर आ रहा है और ये पूरा रोटेट हो रहा है। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ बेटा, आप चेक करना यहाँ से,
एक सेकंड, आप यहाँ से चेक करना। ये देखिए यहाँ पर कार्बन और बेंजीन के, सॉरी, ये जो कार्बन है और ये Cl है, इसके बीच में आप चेक करो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन आप यहाँ देखिए डबल बॉन्ड आ गया है। तो इसी रीजन से ये जो sp2 कार्बन है, ये जो आपका sp2 कार्बन है और जो आपका Cl है, उसके बीच में क्या आ जाएगा, कार्बन, और इसके बीच में आंशिक द्विबंध आने से ये बंध ज़्यादा मजबूत हो गया, छोटा हो गया पहली बात तो, और बंध ऊर्जा अधिक हो गई, इसलिए इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। उसके अंदर आप चेक करोगे CCl सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ना आसान है। तो बताओ कौन ज़्यादा क्रियाशील हुआ? ऑब्वियसली यही हुआ, जिसका बंध जल्दी टूटेगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा। इसका बंध थोड़ा मजबूत हो गया है, इसका बंध थोड़ा स्ट्रांग हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं आंशिक आंशिक द्विबंध के गुण आ गए हैं, जिससे बंध ज़्यादा अधिक स्ट्रांग हो गया है, जिस कारण से इसका टूटना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं होने की वजह से ये जो है इतना अधिक उसके समेत उसके जैसा क्रियाशील नहीं हो सकता। आप चेक कर सकते हैं CH3Cl में बंध लंबाई जो है 1.77 एंगस्ट्रम है, और CCH5Cl जब बेंजीन लगा दी तो ये बंध लंबाई घट करके 1.60 आ गई, बंध छोटा हो गया तो बंध ऊर्जा में अधिकता आ गई। इसलिए आर एक्स की तुलना में ये दोनों कम क्रियाशील है। दोनों कौन? एक हेलो एरीन है और एक CH2CHCl है जो विनाइल क्लोराइड है, इसमें भी अनुनाद रहेगा। इसको हम आगे भी और समझेंगे अनुनाद कैसे रहेगा, वो अपन को समझा ही दिया। हेलो एरीन और CH2Cl में अनुनाद की वजह से बंध लंबाई कम होने से बंध ऊर्जा अधिक हो जाएगी, और अधिक होने से वो आसानी से टूटेगा नहीं, इसलिए क्रियाशीलता कम हो जाएगी। विरेचन की सामान्य विधियाँ किसकी? सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन की विधियाँ। ओके, हेलो एल्केन हम कैसे बना सकते हैं? एक्चुअली हमें बनाना क्या है, RX। आप हमेशा ध्यान रखेंगे हमें बनाना है RX, ठीक है। तो हम क्या ROH की मदद से बना सकते हैं? क्या हम यहाँ पर ले लें ROH, और यहाँ पर सपोज कोई भी हम X ले लें किसी के भी साथ में, इस X को इससे रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? R तो है ही और X जाके जुड़ गया तो RX हो गया। तो ये मेथड हम कर सकते हैं अल्कोहल की मदद से। तो पहला अपन चेक करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट जो हम चेक कर रहे हैं बेटा वो क्या है, अल्कोहल से। अब अल्कोहल से कैसे बनाएंगे ये आप चेक करिए। यहाँ पर X ने OH को रिप्लेस किया और RX बना दिया, ठीक है। तो पहला अपन करवा रहे हैं HX के द्वारा, जिसको हम ग्रो प्रोसेस बोलते हैं। HX का मतलब हेलोजन अम्ल हो गए, वो HCl हो सकता है, वो HBr हो सकता है, वो HI हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वहाँ पर H और X होना चाहिए। X का मतलब क्या हो गया, हेलोजन, FCl Bri। तो फर्स्ट आप चेक करो यहाँ पर अल्कोहल प्लस HCl से हमने रिएक्शन करवाई, किसकी उपस्थिति में, निर्जल Cl2 की उपस्थिति में इसकी हमने रिएक्शन करवाई। तो आप चेक करो क्या हो जाएगा, ये बहुत ईजी है, H और OH निकल जाएगा और H2 बन जाएगा, ठीक है ना, H2 बन जाएगा। और बचा क्या, RCl। तो ये हमारा मकसद यहाँ पूरा हो गया, हमने RCl बना लिया। अगर हमारे यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो HCl के साथ में निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये H और ये OH दोनों मिल गए, और बचा क्या, CH3CH2Cl। तो ये हो गया CH3CH2Cl। ऐसे ही 2 डिग्री के केस में बात करें तो 2 डिग्री के केस में भी हमें निर्जल ZnCl2 यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर भी OH और H निकल के H2 बना लेंगे, बचा हुआ प्रोडक्ट आपका 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। और थर्ड वाले में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल ले रखा है HCl, तो OH और H मिलकर H2 बना दिया, और ये भी 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन बन गया। यहाँ से हम अल्कोहल का क्रम आप समझ सकते हो। देखो 1 डिग्री में निर्जल ZnCl2 लेना पड़ा, 2 डिग्री में भी लेना पड़ा, 3 डिग्री में आपको कोई निर्जल ZnCl2 यानी कोई यहाँ पर अभिकारक ऐसा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सीधे ही मिलाने पर सिंपल शेकिंग पे रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है। मतलब सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन हुआ, ये क्रियाशील हुआ, उसके बाद ये और ये। तो अल्कोहल की क्रियाशीलता क्रम क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसके पीछे का रीज़न भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके पीछे रीज़न क्या होता है, ठीक है। जब हम अल्कोहल की सारी अभिक्रियाएं पढ़ लेंगे उसके बाद इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको बोलते हैं ग्रो प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पर जो निर्जल ZnCl2 है उसका क्या वर्क है, तो निर्जल ZnCl2 जो है बेटा वो है लुईस अम्ल। क्या है, लुईस अम्ल। और अम्ल, लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल कौन से होते हैं, जो लोन पेयर को खींचने की टेंडेंसी रखते हैं अपनी तरफ। लोन पेयर मतलब जो आपका एकाकी युग्म है उसको खींचने की टेंडेंसी रखते हैं। तो आप चेक करिए, आपके पास एक अल्कोहल है जो कि ROH की फॉर्म में, ROH लिखा हुआ है, इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। और ये ZnCl2 क्या करेगा, ZnCl2 क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो ये R और O का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होने लग जाएगा, ब्रेक होने लग जाएगा, और यहाँ से OH निकल जाएगा। ये OH H के साथ मिलकर क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। तो हम इसको निर्जलीकारक भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा है, H2 निकल रहा है, और लुईस अम्ल है इसलिए लोन पेयर को अपनी ओर खींच करके CO बॉन्ड को तोड़ने में सहायता कर रहा है। ये काम है निर्जल ZnCl2 का। बट यहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पर तो इतना ज़्यादा ये एक्टिव है कि इसे रिएक्शन कर लेगा डायरेक्टली। समझ गए आप सब। उसके बाद देखिए ब्रोमो अल्किल कैसे बना सकते हैं। ब्रोमो अल्किल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, HBr लीजिए आप, उसको कंसनट्रेट H2SO4 की थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में अल्कोहल यानी कि हाइड्रोब्रोमिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं HBr के साथ उबालने पर HBr बनता है। सेम चीज़ है ROH प्लस HBr, सेम वही करना है आपको, ROH प्लस HBr, बस यहाँ पर क्या यूज़ करना है, कंसनट्रेट H2SO4। कंसनट्रेट H2SO4 भी क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, दिया H2O निकाल करके क्या बना लेगा, RBr बना लेगा। जैसे CH3CH2 से HBr मिलाने पर CH3CH2Br और H2 मिल गया। अब एल्किल आयोडाइड बनाना है, सेम चीज़, अल्कोहल प्लस HI ले लो, हाइड्रोआयोडिक एसिड,
और उसके बाद में ये बन जाएगा CH3CH2 और H2 यहाँ से भी रिमूव हो गया। RI प्राप्त करने के लिए HI को अल्कोहल के साथ में पश्चवाहित किया जाता है। अब एक बात यहाँ पर समझिए, जब हमने HCl यूज़ किया तो उसके हेल्प से हमने क्या बनाया, RCl बनाया, और RCl हमने 1 डिग्री से भी बनाया, 2 डिग्री से भी बनाया और 3 डिग्री से बनाया। पर जब हम क्या बना रहे हैं, जब हम H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पर RI बना रहे हैं बेटा, और R हम क्या बना रहे हैं, BR बना रहे हैं, तो ये सिर्फ हम 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में ही बना पा रहे हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ में हम नहीं बना सकते। क्योंकि जब 2 डिग्री और 3 डिग्री लोगे और वहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 यूज़ करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा, CC में डबल बॉन्ड आ जाएगा, वहाँ पर आपका जो जो आपका उत्पाद जो आप चाहते हो वो उत्पाद नहीं बन पाएगा, दैट इज RX नहीं बन पाएगा, एल्कीन बन जाएगा इस रीजन से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उपरोक्त अभिक्रिया में अल्कोहल का क्रम क्या रहेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर मिथेनॉल। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए आप, आपके पास जब 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल में आप चेक करिए, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है और यहाँ पर CH3 ग्रुप है और यहाँ पर कुछ जुड़ेगा। तो आप देखिए ये प्लस आई इफेक्ट रखेगा, ये भी प्लस आई रखेगा और ये भी प्लस आई रखेगा। 3 इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो गए इसके पास में। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, 2 डिग्री में 2 होंगे, 1 डिग्री में 1 होगा, 3 डिग्री में 3 प्लस आई इफेक्ट, 2 डिग्री में 2 प्लस आई इफेक्ट और 1 डिग्री में 1 प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, सबको समझ आ गया। अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन दाता समूह रहेंगे तो बंध की ध्रुवणता अधिक होगी, और जितनी अधिक कोई भी बंध जितना अधिक ध्रुवित हो जाता है वो उतना ही कमजोर हो जाता है, वो जल्दी टूटेगा। इसलिए 3 डिग्री में अधिक दाता समूह है, इसका मतलब अधिक ध्रुवणता है, अधिक ध्रुवणता है तो वहाँ पर बंध उतना ही कमजोर हो जाएगा और जल्दी टूट जाएगा। अगर हम HX की बात करें तो HI, HBr और HCl ये आपको बता ही दिया है। I परमाणु सबसे बड़ा होता है, H और I का बंध जो होता है वो सबसे लंबा होगा और सबसे जल्दी टूट जाएगा, इसलिए HI सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा। फॉस्फोरस हैलाइडो की अभिक्रिया से, फॉस्फोरस हैलाइड मतलब यहाँ पर तो आप PX3 यूज़ कर सकते हो या फिर आप PX5 यूज़ कर सकते हो। हम देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए आप एल्किल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, तो PCl3 यूज़ करना है अल्कोहल के साथ में, तो ये बन जाएगा आपका Cl, इसके साथ लगा दो C2H5 के साथ, तो ये हो गया C2H5Cl प्लस H3PO3। C2H5OH के साथ PCl5 यूज़ करेंगे तो ये Cl वापस C2H5 के साथ में है, तो C2H5Cl POCl3 प्लस HCl। POCl3 को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और H3PO क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस अम्ल। अच्छा ये अभिक्रिया कैसे होगी हम इसको भी समझ लेते हैं। पहले हमारा C2H5OH और हमारा है PCl3, तो ये हमने लिख दिया C2H5OH और दूसरा है PCl3। तो PCl3 को हम क्या करते हैं, PCl3 लिखेंगे। सो PCl3, एक Cl यहाँ लगा दिया, एक Cl सॉरी PCl3 है ना, तो हम यहाँ करते हैं इसको हम एक काम करते हैं, ऐसे लिखेंगे C2H5OH और PCl3, तो ये Cl, ये Cl और Cl। ठीक है, ये हो गया हमारा PCl3, और यहाँ पर हमने लगा दिया C2H5OH। कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। मैं इसको ROH लिख रहा हूँ, ROH, ROH और ROH। ठीक है, 3 लिख दिया। अब ये आपका R 3 तो R ये हो गए, 3 Cl ये हो गए, ये जुड़ के क्या बना लेंगे, 3RCl। अब आप चेक करो आपके पास कितना H है, 1 2 3, एक P है और 3 O है, मिलके क्या बना लेंगे, H3PO3। क्या बना लेंगे, H3PO3। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाली रिएक्शन देखते हैं अपन, ROH, ये ROH, यहाँ पर हम बटरफ्लाई रिएक्शन कर लेते हैं। PCl5, तो इसको मैं डिवाइड करके ऐसे लिख दूँ, PCl3 फिर Cl और Cl, ये समझने के लिए है, मैकेनिज्म नहीं है ये RCl बन गया और ये HCl बन गया और ये POCl3 हो गया। तो ऐसे करके हम इस पूरी रिएक्शन को, एक प्रोडक्ट RCl, एक आपका POCl3, एक HCl, ये मेन प्रोडक्ट है और ये बाई प्रोडक्ट है। क्लियर है सबको। दूसरा हम देखते हैं, अब एल्किल क्लोराइड तो बना लिया, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड कैसे बनाएंगे। देखो पहली बात है, हमें अगर एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो हमें PbR3 लेना पड़ेगा और इसके लिए PI3 लेना पड़ेगा। दोनों ही अधिक स्थायी नहीं होते, इसलिए रिएक्शन होने के टाइम में इनको बनाया जाता है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर रेड फॉस्फोरस, उसको Br2 से रिएक्शन करवाएंगे और बनाएंगे PbR3। आप बैलेंस करके चेक कर सकते हो, 4 PbR3 बनेगा। अब अगेन हम अभी जो उसी टाइम पे PbR3 बना है उसको C2H5OH से रिएक्शन करा देंगे, तो ये रिएक्शन वैसे ही होगी जैसे अभी एल्किल क्लोराइड बनाने में हुई थी। वहाँ पर हमारे पास बन जाएगा C2H5Br, और इसी मेथड से हम यहाँ पर क्या करेंगे, I6I2 यूज़ करेंगे तो ये PI3 बन जाएगा, ये अल्कोहल से रिएक्शन करवा देंगे तो ये आयोडोएथेन बन जाएगा और साथ में H3PO3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर होता है। पर ये विधियाँ जो हैं, जो इससे हम क्या बना रहे हैं, RX बना रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, ये जो हम RX बना रहे हैं इसी विधि से हम ARX नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, अच्छा ये सारी विधियाँ, कौन सी विधियाँ, जो भी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं उन विधियों से भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, उसके पीछे एक रीज़न है। आप देखो फिनोल से आप बनाओगे,
अगर आपको ARX बनाना है आप क्या लोगे, फिनोल लोगे, क्योंकि अल्कोहल आप ले रहे हो, अल्कोहल में क्या होता है ROH, तो बस मैंने ये ग्रुप चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने फिनोल लगा दिया। अब फिनोल में क्या होगा, अनुनाद होगा, यहाँ से लोन पे कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पर क्या आ गया बेटा, आंशिक द्विबंध आ गया, आंशिक द्विबंध आने से ये बंध क्या हो गया, बंध ऊर्जा अधिक हो गई, बंध लंबाई कम हो गई, जिससे इस बंध को तोड़ना इतना आसान नहीं रहा, तो ये उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, इसलिए हम आसानी से रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। तो उपरोक्त विधियां प्रयुक्त नहीं होती, क्योंकि फिनॉल में अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं तथा बंध लंबाई कम व बंध ऊर्जा अधिक होने से ये आसानी से नहीं टूटता है, इसलिए उपरोक्त विधियां फिनॉल से हेलोअरीन बनाने में प्रयुक्त नहीं होती। हम वही मेथड यूज करेंगे जो ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा आसान है। ठीक है, फिर थायोनिल क्लोराइड से बात करेंगे। इस अभिक्रिया को बेटा बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ROH प्लस SOCl2 यूज़ करेंगे, जैसे हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं C2H5OH SOCl2, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो ये हमने यूज़ कर लिया बेटा ROH प्लस, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ROH, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया SOCl2, तो ये Cl और ये Cl। अब आप ब्रेक कर दीजिए, एक RCl बन गया, एक HCl बन गया और एक बन गया SO2, तो प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा, RCl प्लस SO2 और प्लस HCl। सबको क्लियर है। अब चेक करना, ये एल्काइल हैलाइड बनाने की सबसे सर्वोत्तम विधि है, क्यों, क्योंकि जो SO2 बना है वो भी गैस है और जो HCl बना है वो भी गैस है, दोनों गैस को हम क्या करेंगे, पृथक कर लेंगे, तो सिर्फ हमारे पास 100% जो यील्ड बचेगी वो किसकी बचेगी, RCl की बचेगी, इसलिए सर्वोत्तम विधि है, कोई बाई प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर नहीं बचेगा। अच्छा, इस रिएक्शन में हम पिरिडीन की प्रेजेंस में करवाते हैं। अब पिरिडीन की प्रेजेंस में क्यों कराते हैं, ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है। ये आपका पिरिडीन है, ये क्यों लिया, इसके पीछे रीजन ये है कि आपकी जो HCl यूज कर रहे हो ना, उसको पिरिडीन अवशोषित कर लेता है, जिससे अभिक्रिया अग्र दिशा में चलती है और शीघ्रता से अभिक्रिया जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाती है। अब पिरिडीन क्या है, पिरिडीन के पास क्या होता है, आपने देखा होगा N और लोन पेयर, तो लुईस बेस है, यानी कि लुईस क्षार है, और ये क्या करेगा, HCl को अपनी ओर आकर्षित करेगा और उसको क्या करेगा, वहाँ से अवशोषित कर लेगा। इस रीजन से हम पिरिडीन को उसके ऊपर यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, R है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन से। तो इसमें हम चेक करेंगे सबसे पहले एल्केन से। तो सपोज हमने अगर CH4 से X2 की रिएक्शन कराई, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में कराई या हीट देके कराई, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया CH3H प्लस आपने यहाँ क्या करा दिया, X2 करा दिया, समझ लीजिएगा। तो X और H मिलके क्या बना लेंगे, HX बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ से CH3 और X मिलके क्या बना लेंगे, ये आपका CH3X, क्या बना लेंगे, CH3X, तो आपका RX तो बन गया। तो ये मेथड है, इसको हम बोलते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि आपकी 11th में पढ़ा होगा, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल जो रिएक्शन होती है उसको, वही यहाँ पर अप्लाई होगी। तो X2 एल्केन से सूर्य के प्रकाश में क्रिया करके हेलो एल्केन बनाते हैं, फलस्वरूप मोनो, डाई, ट्राई तथा बहु प्रतिस्थापित हेलो एल्केन बनते हैं। कैसे, उसको हम आगे समझेंगे। बहु कैसे बनते हैं, देखो यहाँ चेक करिए, मैंने क्या बोला यहाँ पर, मोनो, डाई, ट्राई अथवा बहु प्रतिस्थापित हेलो एल्केन, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर एक H को रिप्लेस किया तो क्या बना, CH3Cl। CH3Cl को हम आगे चेक करो, अब Cl2 एक्सेस में देंगे, अगेन एक Cl क्या करेगा, अगले H को रिप्लेस करेगा और HCl निकाल देगा, और ये क्या बन जाएगा, CH2Cl2, फिर CHCl3, फिर CCl4। आप चेक करो, ये ट्राई है ना, मतलब कि 3 बार प्रतिस्थापित हुआ है हाइड्रोजन, इसमें 4 बार हो गया, इसमें 2 बार हो गया, तो मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा प्रतिस्थापी हेलोजन बनते हैं, और ये मिक्सचर बनता है जिनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और भी हम समझेंगे आगे। इस मेथड को तो हम यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियली, क्योंकि जहाँ पर हमें बिल्कुल शुद्ध जो उत्पाद नहीं चाहिए वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे कहीं समस्या आएगी जब हम आगे वाली लाइन में इसको समझेंगे। तो ये कैसे हो रहा है, ये रिएक्शन हम चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखा CH3 और H, और इसको रिएक्शन करा दी Cl2 से, तो देखना ये Cl ने इस H को निकाल दिया, अब क्या बचा आपके पास, CH2Cl2, क्या बचा, ये आपके पास बच गया CH2Cl2, ठीक है, प्लस आपने फिर Cl2 से रिएक्शन करवाई, ये H और ये Cl निकल गया, HCl बन गया, क्या बचेगा, CHCl3 हो गया, और उसके बाद में जब CHCl3 लेकर के रिएक्शन कराओगे, CHCl3, फिर अगेन वो ClCl से रिएक्शन करेगा, तो ये H और ये Cl निकल गया, तो CCl4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CCl4। तो इस तरह से आपको मिक्सचर मिलेगा। ओके, यह अभिक्रिया केवल क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन दो ही बना सकते हो, आपके निर्माण के लिए उपयुक्त है, वो भी कैसा, औद्योगिक निर्माण। इस प्रकार प्राप्त जो मिश्रण होता है उसके विभिन्न यौगिकों को पृथक किया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा आसान है इसलिए हम इस प्रक्रिया में इसको यूज़ कर रहे हैं। जहाँ मिश्रण में से उसके यौगिकों को पृथक करना मुश्किल रहेगा, वहाँ पर इस अभिक्रिया को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है उनकी अभिषेक क्रियाशीलता का क्रम क्या है, 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे पहले रिएक्ट करेगा, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। कैसे समझेंगे, सपोज ये एग्जांपल है आपके सामने, तो आप चेक करो, ये 1 डिग्री है, ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है 2 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है, और हेलोजन की क्रियाशीलता क्रम क्या है, F2Cl2Br2 और I2। ठीक है, उसके बाद अपन चेक करते हैं F2Cl2Br2 और I2। उसके बाद अपन चेक करते हैं अच्छा ये बॉन्ड क्यों टूटेगा जल्दी, ये भी हम समझ सकते हैं। F2 है इसके पास, लोन पेयर सबके पास है, F छोटे हैं दोनों,
ठीक है ना। तो इसमें मैक्सिमम रिपल्सन होगा, तो ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होगा I2 के कंपैरिजन में। ओके, उसके बाद अपन चेक करते हैं दैट इज़ दी CH3Cl2। अच्छा, यहाँ पर अगर हम रिएक्शन कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइसोमर्स यानी कि आपको समावयवी जो उत्पाद हैं वो भी मिलेंगे मिक्सचर की फॉर्म में, समावयवी। जिनको क्या होगा, समावयवी क्या होते हैं, जिनका अणुसूत्र समान, अणुसूत्र जो है उसका जो फॉर्मूला है वो तो सेम रहता है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है, ऐसे समावयवी संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। तो उनको क्या होता है कि उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। इस रीज़न से आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, और एक प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कम मात्रा में, एक अधिक मात्रा में बन रहा है, तो भी दिक्कत है, क्योंकि 100% हमको वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। उस रीजन में हम इसको यूज़ नहीं करते। देखो आप यहाँ पर प्रोपेन लिया, प्रोपेन की Cl2 की प्रेजेंस, Cl2 से रिएक्शन करवाई सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एक तो फर्स्ट पोजिशन में मिला 1 क्लोरोप्रोपेन, एक सेकंड में मिला 2 क्लोरोप्रोपेन, 55% और 45%। अब आपको 100% अगर ये 2 क्लोरोप्रोपेन चाहिए तो नहीं मिल पाएगा। इस रीज़न से ये मेथड सूटेबल नहीं है। Br2 से करवाया तो 3% तो मिलेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, और आपको 97% मिलेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसके पीछे भी रीज़न आप चेक करिए, ये 45 और ये 55, यहाँ पर 3 और 2। उसके पीछे रीज़न है कि ब्रोमीन की अभिक्रिया कितने पे हो रही है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, और Cl2 की 25 पे ही हो रही है। आपको पता है Cl जो है वो Br के से ज़्यादा यहाँ पर क्या है, क्रियाशील। आप चेक करिए ऊपर, ये देखिए Cl2 जो है Br2 से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए क्या करेगा, तो Cl2 तो जल्दी रिएक्ट करेगा, और Br2 क्या होगा, कम रिएक्ट करेगा। दूसरी बात, Br2 कम रिएक्ट है, तो ये 2 डिग्री जो रहेगा उस पर ज़्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। इस रीज़न से क्या होगा, जब भी 2 डिग्री 2 कैटायन, यानी कि जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, या हम बात कर सकते हैं फ्री रेडिकल बन रहा है 2 डिग्री पे, तो वहाँ पर इसके रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी, जिस रीज़न से ये क्या बना लेगा, 97% इसको बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके अलावा डाई ट्राई पॉली समावयवी भी बनते हैं, और जिनका पृथक्करण आसान नहीं होता है, इसलिए विधि उपयुक्त नहीं है। सिंपल सी बात है, 100% प्रोडक्ट चाहिए, 100% नहीं मिल रहा है, तो वो विधि एग्जैक्ट उतनी अच्छी नहीं रहेगी। फिर आयोडीनीकरण की बात कर लेते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आयोडीकरण। मीथेन का आयोडीनीकरण कराएंगे आयोडीन की उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 और HI। ये है आपका अपचायक, ये क्या करेगा, इसका फिर से अपचयन कर देगा, इसका रिडक्शन कर देगा, और फिर से आपको क्या बना देगा, ये आप लेने तो गए थे प्रोडक्ट, आपको मिलेगा क्या, रिएक्टेंट फिर से। इसलिए हमको HI को यहाँ से नष्ट करना है, इसको समाप्त करना है। इसके लिए बेटा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीकारक, जिसको हम बोलते हैं HiO3। HiO3 क्या करेगा, इस HI से रिएक्शन करेगा। आप चेक करो, HiO3 HI से रिएक्शन कर रहा है, और I2 बना रहा है और H2 बना रहा है, बैलेंस कर रखा है, आप देख लेना इसको, स्लो प्रोसेस है। HiO3 HI से रिएक्शन करेगा और I2 और H2 बना देगा। अब ये HI इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, मीन्स अपचयन नहीं हो पाएगा, तो आपके पास रिजल्ट में प्रोडक्ट क्या बच जाएगा, CH3I बच जाएगा। इसलिए यहाँ पर HiO3 की यूज़ करते हैं। अच्छा, अगला होता है फ्लोरीकरण। तो फ्लोरीकरण करना आसान नहीं है, नहीं करेंगे, क्योंकि ये अत्यंत तीव्र और अनियंत्रित अभिक्रिया है। क्योंकि फ्लोरीन तो आपने देखा होगा F2 फिर Cl2 फिर Br2 फिर I2, F2 जो है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, तो इसकी क्रियाशीलता और इसमें जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके थ्रू क्या हो जाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी रप्चर हो जाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। तो जब कार्बन कार्बन बॉन्ड ही नहीं रहा तो उत्पाद कैसे रहेगा, इसलिए इसको हम ऐसे फ्लोरीकरण नहीं करवा सकते। इसके लिए हम कोई दूसरी विधि यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मेथड आपका एल्कीन से बनाना है। एल्कीन में हम फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा HX के योग से, तो बहुत ईजी है। ये आपका एल्कीन है, इस पे HX का योग कराएंगे, एक तरफ H जुड़ेगा एक तरफ X जुड़ेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा आपका कंपाउंड। अब ये कैसे बनेगा इसको चेक करते हैं। जब सम्मित एल्कीन होता है तब कोई समस्या ही नहीं है, HX के योग से सम्मित एल्कीन जब होती है तो हम चेक करेंगे, ये HCl है, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दिया हमने, सपोज हमने यहाँ पे H लगा दिया, Cl लगा दिया, तो ये बन गया CH3 है, ये बन गया CH2Cl, CH3 CH2Cl। बट समस्या आती है, अब आपको समझना है, जब असमित एल्केन, तो अब कहाँ पर क्या जोड़ोगे, तो असमित एल्केन, सपोज ये असमित एल्केन क्या होता है, डबल बॉन्ड के एक तरफ देखिए 2 कार्बन और एक तरफ 1 कार्बन, इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यानी कि असमित एल्केन। इस केस में जब सिर्फ HBr प्रेजेंट है, सिर्फ HBr के केस में ये सब होगा, HBr प्रेजेंट है तो आपको देखना है उसका नेगेटिव पार्ट जो है, जो ऋणावेशित आयन है, वो कहाँ जाएगा, ऐसे कार्बन पर जाएगा जहाँ पर क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कम है। आप चेक करो यहाँ पर बॉन्ड तो ये वाला टूटेगा, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो यहाँ जोड़े या फिर यहाँ जोड़े, बट यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ 1 है, कहाँ पर कम है, इस पर कम है, इस पर कम है, तो यहाँ पर जुड़ेगा Br और ये बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन 90%। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक है, उसके बाद ये बन जाएगा फर्स्ट वाले पे जुड़ करके सिर्फ 10%। अगर यहाँ पर परोक्साइड प्रेजेंट है और HBr से रिएक्शन करवा रहे हैं, इस टाइम जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा, हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पे जुड़ेगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। इसमें मेजर ये बनेगा और माइनर ये बन जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंटी मोरकोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं, एंटी मोरकोनिकॉफ रूल। आप 11th वाला पढ़ सकते हैं, जिसको हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, 11th में आपने स्टडी किया होगा। ये है बेटा अब मोरकोनिकॉफ रूल, दोनों ही रूल से यहाँ पर रिएक्शन हो रही है असमित यानी इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में। X2 का योग कराएंगे हम, बहुत ही शानदार रिएक्शन है। X2 ये आपका एल्कीन ले लिया, X2 का रिएक्शन करा, X2 यानी Br2 ले लिया हमने। Br2 का कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन है ना, लाल भूरा कलर है। तो ये Br2 को जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो आप चेक करेंगे ये बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा,
ये बॉन्ड टूटेगा और एक तरफ बी आर और दूसरी तरफ भी क्या लग जाएगा बेटा, बी आर लग जाएगा, तो ये बन गया ये वाला। अब आपको देखना होगा बी आर टू कैसी होती है, रेडिश ब्राउन होती है, ब्रोमीन जल जिसको हम बोलते हैं। और जब इससे आप रिएक्शन कराओगे तो जब उत्पाद बन रहा है बेटा वो रंगहीन हो जाएगा। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या था, डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था। इसको हम बोलते हैं असंतृप्तता का परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। स्पेशल रिएक्शंस है हैलोजन विनिमय द्वारा। अगली विधि है, इसमें दो विधियां हम पढ़ेंगे, एक तो आर आई बनाने के लिए और एक आर एफ बनाने के लिए। ठीक है, आर एफ हम डायरेक्ट नहीं बना सकते थे, क्यों नहीं बना सकते थे, क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील था वहाँ पर, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का ही विदलन हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पर इसको श्वार्ट्ज अभिक्रिया से बनाएंगे। फिंकलस्टीन अभिक्रिया क्या होती है, हैलोजन विनिमय का मतलब सीधा सा मतलब है हैलोजन एक्सचेंज कर दीजिए आप। ठीक है, आपको जो जिसका रिक्वायरमेंट है वो हैलोजन वहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, Na से CH3CH2Cl ले लिया हमने, क्या ले लिया ऑलरेडी RX ले लिया, और इसको हमने NaX से रिएक्शन करा दी। ये हमारा X जो है जो डिजायरेबल है, जो हम चाहते हैं, और ये X है जिसको रिप्लेस करना है, ये X इसको रिप्लेस कर देगा बस। तो CH3CH2Cl प्लस Na किया, एसीटोन की प्रेजेंस में करवाया, तो ये क्या करेगा, ICl को रिप्लेस कर देगा, तो NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और CH3CH2I। ये भी बन तो RX ही रहा है, बट कौन सा RX बन रहा है, जो हमको चाहिए वो वाला RX बन रहा है। अच्छा, यहाँ से एक टॉपिक है यूज ऑफ एसीटोन। तो यूज ऑफ एसीटोन क्या होता है, एसीटोन में ये NaCl जो है Na के कंपैरिजन में कम विलय होता है। कम विलय होता है तो पीपीटी की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप की फॉर्म में बैठ जाएगा। ओके, और सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट रहेगा, ये रहेगा ओनली। इसको हम आउट कर लेंगे, इसको हम आउट कर लेंगे तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा। तो यही इसके पीछे रीजन है एसीटोन का क्यों प्रयोग करते हैं जो। ठीक है, उसके बाद है बेटा आपके श्वार्ट्ज अभिक्रिया, इसको हम एक बार और देख लेते हैं। श्वार्ट्ज अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वार्ट्ज अभिक्रिया किसके लिए यूज करेंगे, आरएफ बनाने के लिए यूज करेंगे। आरएफ के विरेचन के लिए आरएक्स की अभिक्रिया धातु फ्लोराइड जैसे कि H2F2, Hg2F2, Ag2, COF2 के साथ कराई जाती है। ओके, कैसे, ये भी है तो हेलोजन विनिमय है, तो आप यहाँ पर RCl ले लीजिए, Hg2F2 से करवा दीजिए, तो ये F जो है इस Cl को रिप्लेस करेगा, RF बन जाएगा और Hg2Cl2 बन जाएगा। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक रिएक्शन है CH3CH2Cl। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा CH3CH2Cl और इसकी रिएक्शन करवा दी Ag2 से। बैलेंस कर लेंगे अपन, बैलेंस कर लिया, 2 से कर दिया। अब इस F ने Cl को रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया CH3CH2F। क्या बन गया, CH3CH2F बन गया। कितने बन जाएंगे, ट्वाइस बन जाएंगे, बचेगा क्या, AgCl बस। तो यहाँ से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये थी श्वार्ट्ज अभिक्रिया। इसके आगे यहाँ पर हेलो एल्केन का जो निर्माण है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे जो हेलो एरीन का निर्माण है उसको हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।